नमस्कार साथियों, मैं हूं हरीश पवार और स्वागत है आपका साइन कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों के बीच में लाए हैं पैसे कमाने के लिए एक योजना के बारे में। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2016-17 में उत्तराखंड सरकार के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016-17 में नंदा गौरव योजना का फॉर्म, ये जो योजना है इसको लॉन्च किया गया था और ये योजना तब से लेकर अब तक चली आ रही है। तो आज हम आपको इस योजना के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहली बात ये दोस्तों, इस योजना को शुरू हुए इस साल वर्ष 2025 में जो ये योजना है 3 अगस्त से शुरू हो चुकी है ऑनलाइन फॉर्म भरना। और इसकी फॉर्म भरने की लास्ट जो डेट है वो 30 नवंबर 2025 है। यानी कि 3 अगस्त से ये योजना का जो योजना के बारे में जिन लोगों को अप्लाई करना है, जिनको इसका फायदा होने वाला है, 3 अगस्त से वो ऑनलाइन इस फॉर्म को भर सकते हैं और लास्ट डेट इसकी 30 नवंबर है। अच्छा, अब इस योजना से फायदा किसको होने वाला है? तो पहली बात आपको क्लियर कर दूं। पहली बात ये है कि इस योजना का फायदा केवल लड़कियों को मिलने वाला है। किन लड़कियों को मिलने वाला है? जिन लड़कियों ने वर्ष 2025 में 12वीं पास किया है। इसलिए ये जो वीडियो है ये बहुत सारे लोगों के लिए काम की नहीं है, खासकर लड़कों के लिए काम की नहीं है। वैसे काम की हो सकती है अगर आप इस योजना के बारे में किसी और को बताएं, तो समझ गए होंगे किसको बताना है। ठीक है, योजना के बारे में पहली बात क्लियर होगी है। लड़कियां बढ़ सकती हैं। प्राइवेट स्कूल से 12वीं पास किया है या सरकारी स्कूल से 12वीं पास किया है, दोनों ही एलिजिबल हैं इस योजना के बारे में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इस योजना का फायदा केवल घर की 2 लड़कियों को मिलने वाला है। अगर आपसे पहले आपकी 2 बहनों ने इस योजना का फायदा उठाया तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं हो, ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस योजना के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसमें बहुत सारे कागज लगते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बाकी ये फॉर्म भरना वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी साइबर कैफे में जाए, वहाँ किसी ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करिए। इस लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद उसमें कुछ जरूरी जानकारी है वो भर लीजिए और सारे कागज अपलोड कर दीजिएगा। मुसीबत की बात यह है कि आपको कागज बनाने में बहुत टाइम लग सकते हैं, इसलिए आप इस चीज़ को जरा ध्यान से देखें कि इसमें कौन कौन से कागज लगने वाले हैं। सबसे पहली बात, आवेदन के लिए अनिवार्य दस्तावेज कौन कौन से? नंबर 1 पॉइंट, छात्रा की फोटो चाहिए। फोटो आपके मोबाइल फोन में भी है तो चल जाएगी, सीधी सीधी कोई फोटो चाहिए। क्योंकि आपको ये ऑनलाइन अपलोड करनी है तो पासपोर्ट साइज फोटो निकालने की जरूरत अलग से नहीं है, आपके बस फोन में होनी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, छात्रा के सिग्नेचर होने चाहिए। वो आप किसी कागज में सिग्नेचर करके उसकी भी फोटो अपने पास रख सकते हैं, तो वो भी चल जाएगी। नंबर 3, माता स्लैश पिता स्लैश अभिभावक के हस्ताक्षर। मदर की भी साइन चाहिए, फादर की भी साइन चाहिए और अभिभावक की भी साइन चाहिए। जब भी ये लाइन माता स्लैश पिता स्लैश अभिभावक बोला जाए, अभिभावक में माता या पिता में से कोई एक ही माना जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं कि जिनके मदर नहीं है या फादर नहीं है, तो कोई कोई भी है उसमें सारा काम चलेगा। मतलब अगर मदर नहीं है तो फादर ही फादर के साइन भी करेगा और अभिभावक के साइन कर लेगा। और अगर मदर नहीं है, समझ लो फादर नहीं है, तो मदर दोनों काम कर लेगी। तो जब भी ये लाइन बोली जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल मदर फादर दोनों अवेलेबल है, दोनों अभी हैं तो दोनों के सिग्नेचर चाहिए। दोनों में से कोई नहीं है तो कोई बात नहीं है, मदर ही दोनों काम कर लेगी या फादर ही दोनों काम कर लेंगे। ठीक है, कक्षा हाई स्कूल का प्रमाण पत्र चाहिए, आपका 10 का बोर्ड का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नंबर 5 पॉइंट, कि कक्षा 12वीं का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 12वीं पास वालों के लिए ये फॉर्म है, जिन लोग 12वीं पास करा तो उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपने किसी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय या प्राइवेट से करा है तो आपके पास वहाँ का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगला पॉइंट है छात्रा एवं माता का आधार कार्ड। माता का आधार कार्ड चाहिए, मदर का आधार कार्ड चाहिए, फादर का आधार कार्ड चाहिए और छात्रा का आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि छात्रा और माता और पिता का पैन कार्ड। पैन कार्ड होना चाहिए, सबके पैन कार्ड होने चाहिए। मदर फादर अगर है तो मदर और फादर के पैन कार्ड होने चाहिए, छात्रा का पैन कार्ड भी होना चाहिए। छात्रा अगर 18 क्रॉस नहीं हुई है, उसकी एज अगर 18 साल से कम है, तो उसका माइनर पैन कार्ड बनता है, तो माइनर पैन कार्ड बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है कि अगला जो पॉइंट है वो है कि छात्रा का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। इसमें जो भी कागज दे रखे हैं वो होने बहुत जरूरी है, इसलिए जिनके पास जो भी कागज अवेलेबल नहीं है वो उन कागज को बना सकते हैं समय रहते हुए। इसमें लिखा हुआ नगरीय और ग्रामीण अस्थायी निकाय द्वारा गृह कर। अच्छा, हम गांव में रहते हैं, हम गांव में अपने गांव के जो घर है उसे किराया नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोगों के गांव में ऐसी चीजें नहीं चलती। अगर आप शहर में रहते हैं, नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं और अगर आपने अपने घर का किराया भी देते हैं, ये नहीं करा मैं कि किराए पर रहते हैं, अपने घर का भी किराया देते हैं, तो आपके पास किराया नाम वो होगा, आपके पास किराए का वो होगा, क्या बोलते हैं उसे, गृह कर का प्रमाण पत्र होगा। अच्छा, अब गांव में रहते हैं तो नहीं देते हैं हम लोग, गृह कर नहीं देते, तो हम क्या करेंगे? हम गांव के प्रधान से लिखवा के लाएंगे। प्रधान एक कागज में लिख के देगा कि इसका नाम ये है और ये इस गांव के अंतर्गत आता है, और जो गृह कर है वो हम अपने गांव में नहीं देते हैं, उसमें प्रधान के साइन और मोहर लगी होनी चाहिए। तो गृह कर में आपके पास ये कागज अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, नगर पंचायत के अंतर्गत रहते हैं और अब अगर आप नहीं देते हैं
तो आप नगर पंचायत से लिखवा के लाएगा कि आप कोई कर नहीं देते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। अब किसके नाम पे बना होना चाहिए, छात्रा के नाम पे या मदर फादर के नाम पे। तो आय प्रमाण पत्र जो है छात्रा के नाम पे नहीं होना चाहिए, मदर या फादर के नाम पे आय प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें कि परिवार रजिस्टर की नकल, आपके पास परिवार रजिस्टर की नकल होनी चाहिए। साथ में ये भी लिखा हुआ राशन कार्ड की प्रति होनी चाहिए, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। अब राशन कार्ड में एक चीज है, जिस बालिका के नाम से, जिस छात्रा के नाम से ये फॉर्म भरा जाएगा, उस छात्रा का नाम राशन कार्ड में होना चाहिए। अगर राशन कार्ड में नाम अंकित नहीं है तो आप नाम अंकित कराओ, और अगर आप लास्ट डेट तक अंकित नहीं करवा पाओगे तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। ठीक। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना में परिवार की स्थिति की आकलन। अब ये प्रॉब्लम है, नॉर्मली गांव के जो क्षेत्र हैं उसमें आपको ये मिलेगा नहीं। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना मिल गया तो ठीक है, आप अपने प्रधान से जाके लेके आइए कि भाई हमें सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना में आकलन दिखवाना अपने परिवार का। नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा है यदि उपलब्ध है तो लगाओ और उपलब्ध नहीं है तो मत लगाओ। तो कोई टेंशन ही नहीं है तो ठीक है लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगला पॉइंट है परिवार के विगत 3 बार के बिजली के बिल। भाई बिजली के बिल ना अकबर के जमाने के नहीं होने चाहिए, बिजली के बिल होने चाहिए पिछले 1 साल के अंतर्गत कोई सा भी 3 बिल आप लेके आ जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं का बहुत पुराने बिल लेके आ गए, पिछले 1 साल के अंतर्गत जो भी बिल है वो आपके 3 बिजली के बिल होने चाहिए। साथ में विगत 1 बार का पानी का बिल। अब पानी के बिल में प्रॉब्लम है, बहुत सारे गांव के क्षेत्र में पानी का बिल नहीं आता, तो वो क्या करेंगे, अगर आप नगरीय क्षेत्र में रहते तो पानी का बिल आता होगा, तो 1 पानी का बिल चाहिए, 3 बिजली के बिल चाहिए पिछले 1 साल के अंदर के, ठीक है ना। अब जो लोग पानी का बिल नहीं देते वो क्या करेगा, उनके लिए पॉइंट नंबर 14 में लिखा है। तो पहले पॉइंट नंबर 14 को समझ लेते हैं कि इस योजना का लाभ केवल 2 बालिकाओं के लिए, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब 14 ये जो 14 नंबर का पॉइंट है इसमें बहुत सारे सब कॉलम है, 1 2 3 4। अब इसमें क्या है, सीधे सीधे बात समझो। आपको जाना है किसी वकील के पास जहाँ एफिडेविट बनते हैं, जहाँ स्टैम्प बनाते हैं। आपको 10 रुपए का एक स्टैम्प पेपर बनवाना है, उस पर आपको, सबको पता है, अगर आप किसी भी उत्तराखंड के किसी भी वकील के पास जाओ, उनको बोलेगा आपको नंदा गौरा योजना के लिए ना पैसे के लिए अप्लाई करना है, योजना के लिए अप्लाई करना है, तो वो पॉइंट खुद ही लिख के दे देंगे। अगर नहीं पता चलेगा तो यहाँ पे पॉइंट सारे लिखे हुए हैं कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि यह मेरी पहली पुत्री है, दूसरी पुत्री है, इसका भी विवाह नहीं हुआ है, इसकी कोई संपत्ति ऐसी नहीं है, मेरे द्वारा तथ्य को छुपाया नहीं गया है। अच्छा, मैंने सिर्फ 2 लड़कियों ने इस योजना में, ये चीजें लिखी हुई होनी चाहिए उस एफिडेविट में। और जब वहां भी जाओगे वकील को पहले पता होगा क्या लिखना है, नहीं पता होगा तो आप यहाँ से इन पॉइंट को उसमें लिखवा सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास पानी का बिल नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, आप इसी 10 रुपए के स्टैंप में एक चीज वो भी मेंशन करोगे कि हम पानी का बिल नहीं देते हैं, तो ये भी उसी स्टैम्प में मेंशन करा जाएगा। अगर आप लोग पानी का बिल नहीं देते हैं तो लगा कर लेके आ जाओगे, आपके पास होगा, और नहीं देते हैं तो इस एफिडेविट में एक पॉइंट ये भी नोट होना चाहिए। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है, अगला जो चीज़ है, लाभार्थी के बैंक पासबुक की छाया प्रति। अच्छा, ये बैंक पासबुक बहुत जरूरी है क्योंकि जो योजना के पैसे मिलेंगे वो उसी अकाउंट में आएंगे जिस अकाउंट में आप लड़की के जो पासबुक है उसी अकाउंट में आएंगे। तो ये जो बैंक अकाउंट है ना, ये बैंक पासबुक है, इसी बैंक पासबुक में इसी के अकाउंट नंबर में आपको पैसे, योजना के जो पैसे हैं आने वाले हैं, डायरेक्ट पैसे आने वाले हैं। नंबर 16, परिवार के समस्त सदस्यों के बैंक पासबुक की प्रति और 1 वर्ष के बैंक स्टेटमेंट की प्रति। तो परिवार में जितने भी लोग छात्रा के रहते हैं सबके बैंक पासबुक की कॉपी चाहिए, साथ में सबके 1 साल के बैंक स्टेटमेंट की रिपोर्ट चाहिए ऑनलाइन अपलोड करने के लिए। अब अगर आप बोलोगे कि मेरे घर में कोई 5 साल का बच्चा है उसको तो बैंक खाता ही नहीं है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। जितने भी लोग एलिजिबल हैं बैंक अकाउंट खोलने के लिए और उन्होंने खोले हुए अकाउंट, उनके पास ऑनलाइन अकाउंट है, तो उनके ही चाहिए। जिनके नहीं है, जो बहुत बुरे हो गए उनके नहीं है, जो बहुत छोटे हैं उनके नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनके हैं सबके होने चाहिए, साथ में 1 साल का स्टेटमेंट भी होना चाहिए। अब 1 साल के स्टेटमेंट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे फादर दूसरे स्टेट में रहते हैं और वो नौकरी पे रहते हैं, वो वहाँ से स्टेटमेंट कैसे दें, वो बैंक में आके स्टेटमेंट देना पड़ेगा, बैंक से आके स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। तो ठीक है, बैंक वाले भी दूसरों के पास स्टेटमेंट नहीं देते हैं, जिसका अकाउंट है उसी के पास है, तो वो क्या करेंगे। तो बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे अगर पीएनबी देखो तो पीएनबी वन नाम से एक ऐप आती है, एसबीआई वालों के पास एसबीआई योनो ऐप है। आप अपनी ऐप को अपने मोबाइल में गूगल पे, फोन पे की तरह इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए, वहाँ भी आपको स्टेटमेंट मिल जाती है। आप उस स्टेटमेंट को डाउनलोड करिए और व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है बहुत सारे बच्चों की कि भाई परिवार के कुछ लोग बाहर रहते हैं, वो स्टेटमेंट कैसे देंगे। तो आप ऐप्स के द्वारा भी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, आप इसके लिए आप संबंधित बैंक से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, उच्च शिक्षा में दाखिले के पूर्ण अभिलेखों के प्रति।
अब बहुत जरूरी है आपको ये बात समझना, आखिर 12वीं पास के लिए सरकार पैसे दे क्यों रही है? सरकार चाहती है कि 12वीं पास के बाद भी आप लोग आगे जाके पढ़ाई करें। हम आपको कुछ आर्थिक योगदान देते हैं। कितना आर्थिक योगदान देंगे? 51,000 रुपये का योगदान आपको सरकार द्वारा इसमें मिलने वाला है। यानी आपको इससे 51,000 रुपये का फायदा होने वाला है। सरकार क्यों दे रही 12वीं पास के लिए? क्योंकि आप कॉलेज में पढ़ोगे तो 51,000 रुपये से आपकी 3 साल की फीस और बहुत सारी चीजें ना मिल पूरी हो जाती है। तो सरकार ये चाहती है, अगर आप उच्च शिक्षा में दाखिला ही नहीं ले रहे हो तो फिर आपको पैसे क्यों दें? इसलिए सरकार का ये मोटिव एक है, इसका मोटिव है कि भाई आप 12वीं पास के बाद भी ना आगे जाके पढ़ो। अब कुछ पूछा जाएगा सवाल, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई मैं क्या कॉलेज जाना जरूरी है, मैं कोई प्राइवेट कोर्स कर रहा हूँ, मैं कोई प्राइवेट कोर्स कर रही हूँ, मैं कुछ दूसरे कोर्स कर रही हूँ, तो उसमें क्या है? बिल्कुल आप कोई भी कोर्स कर रही हैं, आप चाहो एएनएम जाओ, जीएनएम जाओ, बीएससी नर्सिंग जाओ, पॉलिटेक्निक करो, 12वीं पास के बाद आप कुछ भी करो, प्राइवेट कोर्सेज करो, गवर्नमेंट कोर्सेज करो, कुछ भी करो, आपके पास उसकी ना फीस रसीद होनी चाहिए। तो आप फीस रसीद लेके आओ, आपने फॉर्म भरा होगा, उसका प्रिंट आउट मिला होगा, या आपके पास आई कार्ड होगा, आप ये चीज़ें लेके आओ। ये ऑनलाइन अपलोड करनी है, सरकार को तभी तो पता चलेगा आपने एडमिशन ले लिया उच्च शिक्षा में, तो क्योंकि सरकार का मेन मकसद ही यही है। तो जो लोग 12वीं पास करने के बाद कहीं नहीं पढ़ते हैं उनके लिए योजना नहीं है। आप बोलोगे मैं आप बोलोगे मैं कोचिंग करती हूँ, कोचिंग करने वालों के लिए नहीं है। आप बोलोगे मैंने प्राइवेट से एडमिशन करा है, बहुत जरूरी है जानना, चाहे आपने इग्नू में एडमिशन करा है, चाहे आपने ओपन से बीए, एमए, बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन करा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास रसीद होनी चाहिए, आपके पास आई कार्ड होना चाहिए, या आपने फॉर्म भरा होगा उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। तो ये टेंशन बिल्कुल क्लियर हो गया। आप कोचिंग वाले ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, आप सिंपल 6 महीने 1 साल की कोचिंग करें, उनके लिए चीज़ एलिजिबल नहीं है। आप प्राइवेट कोर्सेज में डिप्लोमा में एडमिशन कर रहे हैं, या आप किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, या आप बीए, बीएससी, एक्स बजट कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास ये उच्च शिक्षा में दाखिला के दस्तावेज होने चाहिए। प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा 12 की उत्तीर्ण का एक प्रमाण पत्र है। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें आपको ऑनलाइन एक प्रारूप मिलेगा, एक कागज मिलेगा, उसमें सारी चीजें लिखी हुई है। उस कागज को पकड़ के आपको अपने 12वीं, जहाँ से आपने 12वीं पास करा है उस स्कूल में जाना है, और वहाँ उस कागज में जो चीजें भरनी है उसको भरवा के प्रधानाचार्य जो आपके स्कूल के होंगे उनके साइन और मोहर लिखी हुई होनी चाहिए। अगला पॉइंट जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रमाण पत्र, इसका भी एक फॉर्मेट मिलेगा आपको, ये भी आपको ऑनलाइन एक फॉर्मेट मिल जाएगा। इस फॉर्मेट को भी आपको अपने गांव के आंगनबाड़ी केंद्र जो कार्यकर्ती होंगे उनके पास जाना है, उस फॉर्मेट को भरना है, और उसके बाद उसमें आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती के साइन और उसमें मोहर लगी होनी चाहिए। इतने सारे कागज आपके पास पहले से अवेलेबल होने चाहिए। अच्छा, एक जो खास कागज है जो इसमें कहीं भी मेंशन नहीं करा है, वो है आपके पास खाता खतौनी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम इस फॉर्म को ऑनलाइन भरते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप अपने घर के बारे में बताओ, आप अपनी खेती के बारे में बताओ। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपको खेती के बारे में बताना है कि आपके पास कितनी जमीन है, तो उत्तराखंड में हम लोगों के पास खाता खतौनी एक सरकारी दस्तावेज है जिससे हम अपनी खेती के बारे में बता सकते हैं। तो आपके पास खाता खतौनी होनी बहुत जरूरी है, जो कि इस पूरे लाइन में कहीं भी नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग खाता खतौनी को अपलोड कर लेते हैं, जैसे हम एफिडेविट के साथ खाता खतौनी भी अपलोड कर लेंगे, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। पर सीधी सीधी बात है कि फॉर्म भरते वक्त भी आपके पास खाता खतौनी होनी बहुत जरूरी है। उसी से हमें कृषि भूमि का पता चलता है कि कितनी भूमि है, कितनी भूमि नहीं है। अगला जो मेन सवाल आप लोगों का इस पर बनता है कि फॉर्म भर लिया, ऑनलाइन भर दिया, इसका प्रिंट आउट निकाल दिया, अब इसका क्या करेंगे? तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन है, सब चीज़ ऑनलाइन होने वाला है, तो आप इसको वहीं पे छोड़ दो, आपने फॉर्म भर दिया, आपके पास प्रिंट आउट है, बात खत्म हो गया। दूसरा, आप संबंधित विभाग से इस फॉर्म को लेके जा सकते हैं। संबंधित विभाग कौन है? बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। इसका जो मेन काम करते हैं, ये महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड। अगर आप रुद्रप्रयाग के हैं तो आप रुद्रप्रयाग के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में जाके उन प्रिंट आउट को लेके जा सकते हैं। अब इससे होगा क्या? वो चाहे तो जमा करें आपके कागज, चाहे तो ना करें जमा, नॉर्मली सी बात है कि वो जमा नहीं करेंगे, लेकिन आप एक बात फिक्स हो जाओगे कि यार ना, हमने फॉर्म भरा था, हम लोगों ने वहाँ जाके जमा कर दिया है, उन्होंने मना करा जमा करने के लिए। आप अपने लाइफ में, अपने माइंड में ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारा काम पूरा खत्म हो गया है। अब इससे एक फायदा और मिलेगा कि अगर आपके कोई कागज पूरे नहीं है, ढंग से नहीं लगे हैं, तो आपको संबंधित विभाग द्वारा कॉल भी आ जाएगी। पिछले साल भी ऐसा बहुत बार हुआ कि संबंधित विभाग ने संबंधित छात्रों को कॉल करके बता दिया कि भाई आपके ना कागज पूरे नहीं लगे हैं, कृपया करके कागज पूरे लगाओ। क्योंकि बात ना 51,000 रुपये की है, तो सरकार आपको आपकी योजना के लिए, आपके आगे की पढ़ाई के लिए 51,000 रुपये दे रही है, तो संबंधित विभाग के लोग भी नहीं चाहते कि ऐसा हो।
तो आपको क्या करना है, जो रजिस्टर नंबर है वो आपका वैलिड होना चाहिए, वो जो मोबाइल नंबर है वो वैलिड होना चाहिए, क्योंकि वो उस पर बाद में कॉल भी आ सकती है कि भाई आपके फॉर्म अधूरे हो गए, आपके कागज अधूरे हो गए, ठीक है ना। और अगर आप इस फॉर्म को चाहें तो अपने संबंधित आंगनबाड़ी वालों को पास भी दे सकते हैं कि आप जाके वहाँ जमा कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत ये काम महिला सशक्तिकरण के मामले में आंगनबाड़ी वालों का भी काम होता है। तो इस तरीके से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जितने हैं उनको आप अपने पास समय रहते बना सकते हैं। आप अपने पास उन चीज़ों को बना के कहीं जहाँ फॉर्म भरे जाते हैं ऑनलाइन, वहाँ जाके आप उन चीज़ों को ऑनलाइन भरें, उसका प्रिंट आउट अपने पास संभाल के रखिए। बाद में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी वेरिफिकेशन होती है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज जब वेरिफिकेशन होती है तो सब काम अगर सही होता है तो कुछ समय बाद आपके उस खाते में पैसे मिल जाते हैं। और पैसे कितने मिलेंगे, 51,000 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों ये था 51,000 रुपये कमाने का एक तरकीब, वो एक केवल लड़कियों के लिए। आगे भी आपके बीच हम इसी तरीके के वीडियो लेके आएंगे। आपको बस करना क्या है, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अगर कोई भी दिक्कत आपको इस योजना के बारे में होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।